रात के वक्त खाना खाते हुए अरुण बोला, तुझे कितनी बार समझाया था कि यहाँ से भाग जा, मगर तू नहीं गया है ना? धीरज मुस्कुराकर खाना खाते हुए बोला, तुझे मेरी जरूरत थी तो तुझे कैसे छोड़ देता? अरुण फिर अजीब सी भारी आवाज में बोला, अच्छा, सुना है तेरे इसी दोस्त ने एक मासूम पेशेंट की जान नहीं बचाई थी। जब उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ था, वो जीना चाहता था, अपनी मोहब्बत को पाना चाहता था, मगर इसने उसे बचाया ही नहीं। धीरज को अब एकदम से एहसास हुआ कि उसका दोस्त नहीं, उसे कोई और ही भारी आवाज में बात कर रहा था। धीरज ने आंखें उठाकर कांपते हाथों से अरुण से पूछा, कौन सा मासूम पेशेंट? अरुण सिर झुकाकर प्लेट में जोर जोर से चमचा घुमाते हुए बोला, हम, बहुत मुश्किल था इसे काबू करना। एक अकेला घर और ऊपर से इतना शांत मन। मैंने इसे डराया, इसे सपने भी डरावने दिखाए, मगर इसका अपने मन पर काबू बहुत मजबूत था। इसने तुझे बचाने की खातिर तुझे भी खुद से दूर कर दिया, मगर फिर जब इसे एहसास हुआ कि यह अब कुछ नहीं कर सकता, इसने हिम्मत हार दी, तो मुझे इसके अंदर घुसने का मौका मिला। जब तक इंसान का काबू अपने मन और दिमाग पर रहता है, तब तक उसे कोई भी हरा नहीं सकता, मगर जब यह काबू छूटा, तब उसे कोई बचा नहीं सकता। अरुण यह बोलकर ऊंची ऊंची हंसने लगा और धीरज घबरा गया। अरुण फिर बोला, कल ठीक रात 12:30 बजे इसका एक बड़ा एक्सीडेंट होगा, जिसमें इसे खूब चोटें लगेंगी और यह तड़प कर मरेगा। तुम्हें बता दिया, क्योंकि तुम एक दिन पहले आ गए, और अगर बीच में आए तो मारे जाओगे। गुनहगार को सजा मिलेगी, और बहुत बड़ी मिलेगी। इतना बोलकर अरुण टेबल पर बेहोश हो गया और धीरज ने जल्दी से उसे उठाया। अरुण उठा तो धीरज ने उसे किसी एक्सीडेंट में मरे पेशेंट के बारे में पूछा, जिसे वो बचा नहीं पाया था। अरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मानो उसका आधा दिमाग सुन पड़ चुका था। अरुण मुस्कुराकर बोला, धीरज, मैं ठीक ठीक हूं। तू जा, तू घर जा। धीरज की आंखों में आंसू थे कि इतनी बुरी हालत में भी अरुण को उसकी परवाह थी। धीरज ने अरुण को गले से लगाया और बोला, चिंता मत कर, चला जाऊंगा। धीरज को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना समझदार दोस्त ऐसे कैसे किसी की जान ले सकता था। धीरज को यकीन था, अरुण की ऐसी हरकत के पीछे कुछ तो वजह थी, मगर उसके पास सोचने का वक्त कम ही था। धीरज हॉस्पिटल जाकर अरुण के सारे पास्ट सर्जरीज और इमरजेंसी रिकॉर्ड्स देखता है। धीरज जिंदगी में पहली बार किसी के लिए इतनी मेहनत करता है। कितने रिकॉर्ड्स देखने के बाद आखिर दोपहर के वक्त धीरज को एक फाइल मिलती है, जो 1 साल पुरानी होती है। अरुण तब नया नया डॉक्टर बना था, और उसने एक एक्सीडेंट का केस रात के 1 बजे हैंडल किया था। पेशेंट की मौत 1:15 बजे हुई थी, पल्स रेट कम होने की वजह से। उस पेशेंट का नाम सत्यम अरोड़ा था, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन था। सत्यम की जिंदगी के बारे में धीरज पता करता है, मगर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। धीरज को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर अरुण जानबूझकर सत्यम की जान कैसे ले सकता था। धीरज सोच रहा था, अगर सत्यम का एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल भी टाइम पे आया था, तो पल्स कैसे कम हुई? क्या सच में अरुण ने सत्यम का इलाज गलत किया था? मगर अरुण तो इतना समझदार है, मुझसे कई गुना ज्यादा समझदार। फिर आखिर सत्यम अरुण से बदला क्यों ले रहा है? इन सब सवालों से धीरज का दिमाग फट रहा था, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। धीरज को दृष्टि का फोन आया, और वो प्यार भरी आवाज में बोली, धीरज, तुम अपने घर ही हो ना? अरुण के पास तो नहीं गए? मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगे? धीरज भी प्यार से बोला, नहीं, हॉस्पिटल में हूं, कुछ जरूरी काम था। चलते हैं, मगर 12 बजे तक फ्री हो जाएंगे। दृष्टि हंसकर बोली, जरूर जरूर, जब तुम कहोगे फ्री हो जाएंगे। तुम बस आ जाना जल्दी शाम को। धीरज ने हाँ में जवाब दिया, और जाते वक्त अपनी एक असिस्टेंट डॉक्टर को सत्यम की सारी डिटेल्स पता करने को कहा, उसका परिवार, उसका एक्सीडेंट और बाकी सब। वह असिस्टेंट डॉक्टर मान गई। धीरज ने सोचा कि वह 12 बजे फ्री होकर अरुण के घर जाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करेगा, चाहे इसमें उसकी जान को खतरा ही क्यों ना हो। लॉन्ग ड्राइव पर धीरज का सारा ध्यान सिर्फ अरुण पर ही था। धीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उसे बस अरुण की चिंता थी।
कोई कड़ी किसी कड़ी से जुड़ नहीं रही थी, कोई कहानी नहीं बन रही थी। बस सवालों का पहाड़ धीरज को घेरे खड़ा था। धीरज फिज़िकली तो दृष्टि के साथ मौजूद था, मगर मेंटली वो अरुण में अटका था। रेस्टोरेंट में डिनर करते समय दृष्टि प्यार से धीरज का हाथ पकड़कर बोली, "तुम मुझसे शादी करोगे ना धीरज?" धीरज मुस्कुराकर बोला, "हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर करूँगा।" दृष्टि मुस्कुराई और धीरज के गले लगी। एकदम से धीरज को उसकी असिस्टेंट डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने धीरज को कुछ ऐसा बताया जिससे उसके होश उड़ गए। गाड़ी में बैठते समय धीरज की आंखों में आंसू थे और उसने एकदम से दृष्टि को पास के ढब्बे के पास रुकने को कहा। दृष्टि मान गई और धीरज ढाबे के पास जाकर अरुण को फ़ोन लगाने लगा। रात के 12 बजे अरुण तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठा। अरुण ने खूब अच्छे कपड़े डाले थे और उसने सदा के लिए अपना घर लॉक कर दिया। अरुण अपनी गाड़ी के साइड मिरर में एक डरवानी हंसी हंसा जो उसकी ना थी। अरुण ने गाड़ी फुल स्पीड में चलानी शुरू की और उसे रास्ते में धीरज का फोन आया। अरुण ने नॉर्मल सी आवाज में धीरज का फोन उठाया और धीरज बोला, जानता हूं इस वक्त मेरा फोन अरुण ने नहीं बल्कि किसी और ने उठाया होगा, मगर अपने दोस्त को खोने से पहले मैं बस तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। अरुण हंसकर बोला, जितनी मर्जी कोशिश कर लो इसे बचा नहीं पाओगे। मरेगा तो यह जरूर, चाहे खुद गाड़ी लेकर आगे आ जाना, मगर इसकी गाड़ी इतनी तेज स्पीड में है कि तुम भी मर जाओगे। धीरज मुस्कुराकर बोला, आगे आने की क्या जरूरत है? अरुण को खोने का पछतावा ही मुझे मार देगा। बस इतना जान लो कि जिस मोहब्बत के साथ शादी के सपने के साथ तुम मरे थे, वो अब मेरी मोहब्बत है। अरुण की मुस्कान गायब हो गई और वह गुस्से में बोला, क्या बोल रहे हो? धीरज हंसकर बोला, सत्यम, तुम सपना से प्यार करते थे ना, उसी से तुम्हारी शादी आज से ठीक 1 साल पहले होने वाली थी, मगर फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम मर गए। असल में वही सपना आज मुझसे दृष्टि बनकर मुझसे भी शादी के वादे कर रही है। आज मैं भी लॉन्ग ड्राइव पर आया हूं और आज मैं भी शायद मर जाऊंगा। यकीन नहीं है तो जो फोटो मैंने तुम्हें भेजी है वो देखो। अरुण ने फोन पर बिना कॉल काटे उस फोटो को देखा और उसकी आंखें आंसू से भर गईं। उसकी सपना उसी तरह ड्राइवर सीट पर बैठी धीरज का इंतजार कर रही थी। धीरज फिर बोला, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी सपना ने अपने नाम कर ली और तुम्हारे मरने के 1 हफ्ते बाद वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गई। उस दिन तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद उसने तुम्हें पल्स रेट कम करने का इंजेक्शन दिया ताकि हॉस्पिटल पहुंचने तक तुम मर जाओ, मगर तुम इलाज के वक्त मरे, जिसे तुम्हें यह अरुण की लापरवाही लगी और तुम अरुण से बदला चाहते रहे। तुम्हारी सपना खुद गाड़ी से थोड़ी सी चोटें लगने पर बाहर कूद गई और फिर तुम्हें रोते हुए हॉस्पिटल लाई, मगर पूरी साजिश के साथ। असल में तुम्हें तुम्हारी ही सपना ने मारा था। आज मैं भी उसी के प्यार के जाल में फंस चुका हूं। मारना है तो अरुण को मार देना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, नहीं, मगर इतना कहूंगा कि 15 मिनट में मैं और दृष्टि भी गाड़ी लेकर उसी रोड पर पहुंचेंगे। तुमने कहा था तुम गुनहगार को सजा दोगे, और अब सारा सच जानने के बाद भी मुझे लगता है कि तुम सही गुनहगार को ही सजा दोगे। अरुण की आंखों में गुस्सा था और उसकी गाड़ी की स्पीड और बढ़ गई। 10 मिनट बाद दृष्टि और अरुण की गाड़ी बिल्कुल आमने सामने थे। दृष्टि वापस जा रही थी और अरुण उसी रोड की ओर बढ़ रहा था। धीरज का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर वो फैसला कर चुका था कि अगर अरुण अपनी गाड़ी से उतरेगा या बाहर कूदेगा, तभी वह भी कूदेगा, वरना वह भी उसके दोस्त के साथ ही मर जाएगा। गाड़ी की टक्कर से बिल्कुल 2 मिनट पहले अरुण ने अपनी गाड़ी को फुल रेस दी और गाड़ी से जल्दी से कूद गया। अरुण को देख धीरज भी गाड़ी से झट से कूद गया और गाड़ियों की भयंकर टक्कर में दृष्टि की जान चली गई। धीरज साइड पे गिर गया और मरी हुई दृष्टि को देखकर बहुत रोया, मानो वह उसका सबसे खूबसूरत ख्वाब थी। दूसरी तरफ अरुण का सिर पास पड़े पत्थर से टकराया और वह बेहोश हो गया। धीरज ने जल्दी से अरुण को संभाला और उसे हॉस्पिटल ले गया। जब अरुण को होश आई तो उसने धीरज को उसके पास पाया, जो रो रहा था, और उसने प्यार से अरुण का हाथ पकड़ा। अरुण हैरान होकर बोला, क्या हुआ धीरज?
सब ठीक तो है ना? धीरज मुस्कुराकर बोला। सब ठीक है, अरुण, डरो मत। कुछ दिन बाद धीरज ने अरुण को आधी कहानी बताई कि दृष्टि के एक्सीडेंट में वो मारी गई और वह एक्सीडेंट गलती से ज्यादा रात होने की वजह से हुआ था। धीरज और अरुण किस्मत से बच गए, मगर दृष्टि नहीं बची। अरुण नशे में था और उसकी कोई गलती नहीं थी। धीरज ने अरुण को सत्यम की कहानी से अनजान ही रखा और अरुण ने भी उसे हौसला दिया। एक दिन शाम के वक्त धीरज अरुण के घर आया हुआ था। दृष्टि को मरे अब 3 महीने बीत चुके थे। धीरज बाहर गार्डन में बैठा चाय पी रहा था और अरुण अपने कमरे में बैठा अपनी डेयरी में लिख रहा था। मुझे शक तो दृष्टि पे शुरू से था। एक लड़की अच्छी भली जिंदगी में बार बार धीरज को शादी के लिए मजबूर कर रही थी। 1 साल में उसे इतना मोह लिया था। मेरा शक यकीन में बदला जब मैं सत्यम की बीमार मां से हॉस्पिटल में मिला। एक बेसहारा औरत जिसका पति और बेटा दोनों मर चुके थे। सत्यम की मां ने अपने आखिरी दिन रोते हुए हॉस्पिटल में बिताए और अपने बेटे की सारी कहानी मुझे बयान की। कैसे उनके बेटे को प्यार हुआ, वो मर गया और उसकी सारी जायदाद उसकी होने वाली पत्नी ने हड़प ली। सत्यम की कहानी में घुसना मेरी दिलचस्पी इसलिए भी थी क्योंकि मेरे डॉक्टर बनने के बाद वो मेरा पहला ऐसा केस था जिसका मुझे इतना अफसोस हुआ था। जब सत्यम की मां ने मुझे सपना और सत्यम की तस्वीर दिखाई तो मुझे एकदम से सत्यम की मां की जगह धीरज की मां दिखने लगी। मैं सीधा यह कहानी धीरज को बताता तो शायद वह कभी मानता, मगर मेरा यह तरीका काम कर गया। मैंने जानबूझकर धीरज को खुद से बार बार दूर किया क्योंकि मुझे यकीन था धीरज फिर मेरे पास ही लौटेगा। मैंने एक्सीडेंट की बात तो की, मगर मुझे डर था कि अगर धीरज नहीं आया तो मुझे अपनी जान खुद लेनी पड़ती, जो शायद बाद में धीरज की मौत से बेहतर होता। मेरा यकीन था कि धीरज कभी नहीं मानेगा कि सत्यम की जान मैंने ली थी, और वही हुआ। मेरे दोस्त को मेरी काबिलियत पे शक नहीं हुआ और उसने मुझे सही समय पर फोन किया। धीरज का दिल जरूर टूटा, मगर उसकी जान बच गई। अरुण आजा नीचे, धीरज चिल्लाया और अरुण अपनी डेयरी बंद करके नीचे गया। अरुण ने धीरज के साथ चाय पी और बोला, तूने एक्सीडेंट से मेरी जान बचा ली, मान गया तुझे। धीरज मुस्कुराकर बोला, मैं कहाँ खास हूं, खास तो तू है। तू मुझसे ज्यादा समझदार और काबिल है पागल। अरुण हंसा और बोला, वो तो है, समझदार तो मैं हूं।